नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय विश्व भूगोल का जो टॉपिक चल रहा है, एक सीरीज जिसमें अभी तक 9 टॉपिक मतलब मैं देख चुका हूँ। अब उसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। और पिछला टॉपिक था अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, और आप लोगों ने उसको देखा होगा, जिसमें मैंने डिटेल से अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में चर्चा की है। और शुरू में जैसा कि मैंने कहा था चैप्टर को शुरू करने से पहले कि मैं आपसे इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा पार्ट 2 में। वही मैं क्वेश्चंस कुछ लेके आया हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अभी तक की आगामी जो परीक्षाएं हैं उसमें सभी में आने वाले हैं, और पीछे आए हुए क्वेश्चंस हैं जो अभी तक आते रहे थे। मैंने बहुत ढूंढ के आपके लिए अच्छा सा कलेक्शन किया है। आप लोग ज़रा उसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोशिश करिए कि सभी के आप आंसर दे सकें। अगर आप लोग इन क्वेश्चनों के आंसर सही से दे सकेंगे तो ये समझ लीजिए ये आपका टॉपिक जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं जिनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो दोस्तों, देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस बना के लाए हैं, आप जवाब देंगे, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है ना? चलिए देखते हैं। चलिए, मेरे पास ये क्वेश्चंस हैं तो इससे देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। दोस्तों बताइए। देखिए, जैसा कि हमें पता है कि पूरी अर्थ का ये जो ग्लोब है, यहाँ पे बेटा 90 डिग्री ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है, ये भी 90 डिग्री, ये अक्षांश है। और यहाँ यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं, वो रेखाएं क्या कहलाती हैं? काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और इनकी संख्या पूछी गई कि कितनी है। तो सिंपल सा हम संख्या भी बता सकते हैं, लेकिन देखिए क्या होता है कि इसमें एक होती है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो ग्रीनविच लंदन से होके जाती है, जिसको जीएमटी से होके जाती है, जिसको हम कहते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा या प्रधान समय रेखा। तो एक वो होती है, और 0 डिग्री के बाद 1 2 ऐसे चलते जाते हैं, और कितना 179 तक होते हैं एक तरफ जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं, और वहीं जब वेस्ट की तरफ जाते हैं तो 1 से लेकर 179 इधर भी होते हैं। और ध्यान रखें, जो 0 डिग्री है यानी प्रधान समय रेखा जो है, इसके बिल्कुल अपोजिट में खींची गई है प्रधान तिथि रेखा, जिसका अक्षांश है 180 डिग्री, 180 डिग्री देशांतर। ध्यान देंगे, यानी 180 वाली जो रेखा होती है वो दोनों तरफ से कॉमन होती है, और इसके बाद 0 वाली जो 0 डिग्री देशांतर है। तो अगर हम इनकी संख्या देखें तो कितनी हो जाएगी कि टोटल इनकी संख्या हो जाएगी 360। कितनी हो जाएगी? 360, यानी 180 एक तरफ और दूसरी तरफ 179, और प्लस अगर हम 0 वाली कर दें तो 80, 180 और 180 कितने हो गए? 360। तो कुल रेखा जो होती है, इनकी संख्या जो होती है 360 होती है। या दूसरी तरफ हम कहें भैया कि देखिए यहाँ पे ये क्या है? ध्रुव है, ये पोल है, बिंदु है, और इस बिंदु से पृथ्वी के अक्ष से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो वो खींची जा सकती हैं 360। या किसी बिंदु के चारों तरफ कितनी रेखाएं, कितने कोण हो सकते हैं, कितने एंगल हो सकते हैं? यानी 360। तो इनकी संख्या कितनी है? 360। ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, कह रहा है विषुवत रेखा के समांतर खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं। क्वेश्चन है विषुवत रेखा के समांतर खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं।
बताइए, यानी विषुवत रेखा। जैसा कि दोस्तों पता है, ये विषुवत रेखा क्या है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही विषुवत रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, भूम को दो भागों में बांट रही, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर भी इसको बोलते हैं। तो कह रहे हैं इसके समांतर, समांतर मतलब क्या होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे से हर जगह पे समान अंतर पर होती हैं तो उनको हम कहते हैं समांतर रेखाएं। क्या मैंने बताया समांतर रेखाएं क्या होती, जब दो रेखाएं एक दूसरे से बराबर दूरी पर हर जगह होती हैं तो उनको हम समांतर रेखाएं कहते हैं। या हम फिर ऐसे भी कह सकते हैं, जब दो रेखाओं के बीच सभी जगह अंतर समान होता है दूरी का तो उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो समान, जैसे रेल की पटरियां टेढ़ी मेढ़ी तो हो सकती हैं, लेकिन वो दोनों पटरी जो होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो इनके समांतर क्या खींची गई बेटा, इनके समांतर जो रेखाएं खींची गई 1 डिग्री पर, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे 23.5 डिग्री पर जो खींची गई उसको कर्क, फिर इसी तरीके से नीचे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90। तो जो ये रेखाएं खींची गई बेटा, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं जिनकी संख्या हमने कितनी बताई थी, 179। यानी कि भूमध्य रेखा जो दो भागों में बांटती है और इसके समांतर जो पृथ्वी के चारों तरफ काल्पनिक रेखाएं जो खींची गई उनकी संख्या कितनी है, 179 है। ठीक है ना, पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं। तो 179, और इन रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। दूसरा हमने काम क्या बताया था इन रेखाओं का, इन रेखाएं जो हैं ये ताप तथा दाब का निर्धारण करती हैं। तो क्वेश्चन क्या है, विषुवत रेखा के समांतर खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। आंसर क्या होगा, अक्षांश रेखाएं। समझ में आ गया होगा आपको, सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन बहुत पूछा गया। विषुवत रेखा के समांतर खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं, और ये सभी क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। लेकिन पिछली क्लास में बताया था ये एक दूसरे से लंबाई में क्या होती हैं, समान नहीं होती, लंबाई में समान नहीं होती, और इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। ध्यान रखेंगे, इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, दो अक्षांश समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप लोग पहले आंसर बताएंगे जल्दी जल्दी, फिर मैं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं। ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, बताइए। देखिए, ध्रुव कितने, दो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और अभी जैसा कि बताया कि ये ध्रुवों को से जो रेखा आती है कहां से आती हैं, पूछा, ये भी क्वेश्चन गया है कि ये रेखाएं जो हैं ये देशांतर रेखाएं हैं। ये ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया, देशांतर रेखाएं किस ध्रुव से किस ध्रुव की ओर खींची गई हैं, यानी किस पोल से किस पोल के लिए। तो आप विशेष ध्यान रखें, ये देशांतर रेखाएं ये उत्तरी ध्रुव है, इंग्लिश में इसको उत्तरी ध्रुव कहेंगे, इसको दक्षिणी ध्रुव कहेंगे, साउथ पोल है तो दक्षिणी ध्रुव। ये दक्षिणी ध्रुव से ऊपर नहीं, यानी इसको खींचा गया है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, यानी ऊपर से नीचे। ध्यान रखेंगे, कहां से, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने से ये खींची गई। तो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। अभी बताया इनकी संख्या 360 होती है। अच्छा, इनके बीच की दूरी कितनी होती है, तो हमें पता है, जैसा कि बेटा देखिए कि विषुवत रेखा के पास, विषुवत रेखा जैसे ये विषुवत रेखा और विषुवत रेखा के पास ये जो दो अक्षांश देशांतर रेखाएं, इनके बीच की दूरी मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है।
और जैसे जैसे ये ध्रुवों की तरफ जाते हैं और इनके बीच की दूरी क्या होती चली जाती, कम होती चली जाती। तो यहाँ पे इनके बीच की दूरी कितनी होती विषुवत रेखा पे, विषुवत रेखा पे, विषुवत रेखा पर जो दूरी होती है इनके बीच, तो वो होती 111.3 किलोमीटर। कितनी है, 111.3 किलोमीटर। और अगर पूछा जाए देशांतर रेखाओं के बीच ध्रुवों पर दूरी कितनी होती है, तो ध्रुवों पे इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। देखिए ध्रुवों पे क्या होता है, सब जाके मिल जाते हैं, और जब सब मिल जाती है तो यहाँ पे इनके बीच की दूरी क्या हो जाती, कम हो जाती, मतलब 0 किलोमीटर, सब एक ही बिंदु पे जाके मिल जाती है। ध्यान रखिए, ध्रुवों पे इनके बीच की दूरी 0 किलोमीटर, विषुवत रेखा पे इनकी दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। तो क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, आप बिल्कुल बताते रहें। अगला बात कि ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं बेटा, ये क्या करती हैं, इनको क्यों खींचा गया, इनका कार्य मैंने बताया था क्या होता है, इनका कार्य होता है क्या, समय तथा तिथि का निर्धारण, तिथि का निर्धारण करती हैं। याद रखें, पूछा गया कई बार, समय और तिथि का निर्धारण करती हैं ये देशांतर रेखाएं। और ये भी बताया था कि ये दो देशांतर रेखाएं हैं तो इनके बीच समय का कितना अंतर होता है, तो 1 डिग्री देशांतर के बीच कितने डिग्री बताया था समय, 4 मिनट। याद कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है। 1 डिग्री देशांतर के बीच जो समय होता है वो 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, कितना डिग्री, 1 डिग्री देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है समय का, तो हमें ध्यान रखना है ये चीजें, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, प्रधान मध्याह्न कहां से गुजरती है। क्वेश्चन है बेटा, प्रधान मध्याह्न रेखा कहां से गुजरती है। बताइए आप लोग। देखिए, प्रधान मध्याह्न रेखा किसे कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा जो ये खींची गई है 0 डिग्री वाली जो देशांतर रेखा है, 0 डिग्री वाली देशांतर जो रेखा है, जो कहां से गई है, ये यहां से गई है यूके, यानी कि यूके के लंदन से, लंदन में, जहां पे ग्रीनविच मीन टाइम जिसको बोला जाता है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, कहां से गई हुई है, लंदन के ग्रीनविच से गई हुई है। फिर इसके बाद स्पेन आता है, फ्रांस भी आता है, और यहाँ पे अफ्रीकन कंट्री हैं तो अफ्रीका में अल्जीरिया आता है, घना आता है, फिर यहाँ पे नीचे अंटार्कटिका का महाद्वीप है, वहां पे आके दक्षिणी ध्रुव पे मिल जाती है, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक मिल जाती है। लेकिन ये पूछा गया कि प्रधान मध्याह्न रेखा कहां से गुजरती है, तो आप बताएंगे ग्रीनविच लंदन, ग्रीनविच लंदन से। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रधान समय रेखा, समय रेखा भी कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे कहां से गई है, ग्रीनविच लंदन, और दुनिया का जो समय लिया गया वो इसी से लिया गया। और हाँ, ध्यान रखिए, जब इस देशांतर के पूर्व की तरफ जाते हैं तो समय हमेशा प्लस में होता है, और जब इस देशांतर के पश्चिम में जाते हैं तो हमेशा समय किसमें लिखते हैं, माइनस में। ऐसा क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि अर्थ जो घूमती है वो कैसे घूम रही है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पृथ्वी घूमती है वो किस दिशा से किस दिशा से, तो बेटा पश्चिम से पूर्व, इधर क्या है पश्चिम, इधर क्या है पूर्व, तो ऐसे घूमती है। और ये सूर्य होता है, सूर्य सबसे पहले किरणें कहाँ पड़ती है, पूर्व में पड़ती है, तो सबसे पहले दिन कहाँ होगा, पूर्व दिशा में। जब इधर दिन होगा तो इधर अभी भी रात हुई होती है, इधर जल्दी से सूर्य निकल आता है, इधर बाद में निकलता है, क्योंकि ऐसे घूमती है। जो सामने जाता जाएगा वहां पे सूर्य की किरणें पहले पड़ेंगी, तो वहां पहले दिन होगा, और धीरे धीरे पीछे आते जाएंगे। तो इसलिए याद रखिए कि पूर्व दिशा में ये समय हमेशा प्लस में रहेगा और इधर माइनस में, ठीक है ना। जैसे भारत 82.5 डिग्री देशांतर पर स्थित है, कितना 82.5 डिग्री,
लेकिन दोस्तों बेटा ये भी ध्यान रखना कि 82.5 जो डिग्री है ये पूर्वी या पश्चिमी। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देशांतर को हमेशा ईस्ट तथा वेस्ट से व्यक्त करते हैं, ईस्ट या वेस्ट से व्यक्त करते हैं। जैसे 82.5 डिग्री, अगर सिर्फ आप इतना लिख देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि आप किधर की बात कर रहे हो। इस दिशा के, इस मेन जो प्रधान अच्छा ये रेखा है, देशांतर रेखा या समय रेखा है, इसके पूर्व की बात कर रहे हो या पश्चिम की बात कर रहे हो, इस वाली 82.5 की बात कर रहे हो या इस वाले 82.5 की बात कर रहे हो। तो सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चलेगा। अगर ईस्ट में है तो आप इसके सामने ईस्ट लिखेंगे, ठीक है ना। अगर वेस्ट में है तो इसके साथ आप डब्ल्यू लिखेंगे। तो भारत क्या है, 82.5 डिग्री, इतना नहीं छोड़ेंगे, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित, ठीक है। तो ईस्ट और वेस्ट लिखना बहुत जरूरी है। तो शायद आपको आंसर मिल गया होगा क्वेश्चन का। क्या है, प्रधान मध्याह्न रेखा कहां से गुजरती है? तो ऑप्शन देखेंगे आप, है ना, कहां से गुजरती है? ग्रीनविच लंदन से, है ना, यूके से, यूरोपियन कंट्री है। आप मैप में देखेंगे तो यहाँ मिलेगा। फिर यूरोपियन कंट्री तो स्पेन फ्रांस है, वहां से भी जाती है, तो मेन यहाँ से, फिर अल्जीरिया वगैरह से जाती है, घाना वगैरह से जाती है, साउथ सूडान से, यहाँ ये सब गुजरती हुई यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आंसर क्या होगा? ग्रीनविच लंदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? अब देखिए, 1 घंटे की बात की गई, 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? आप बताएं कि 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेगी? देखिए भैया, 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है? अभी बताया था आपको, बताइए जल्दी से। 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट, या हम इसको ऐसे लिख लें, 4 मिनट बराबर 1 देशांतर। तो बेटा यहां देखिए, 1 मिनट बराबर 1/4 देशांतर। तो हमसे पूछा गया बेटा 1 घंटा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट बराबर 60 का इधर भी गुणा करें, 4 इतने देशांतर। और जब इसको हम काट देते हैं, 15 15 चौको 60 होता है, 15 डिग्री देशांतर। तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो ये आपका आंसर आ गया। 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूम जाती है? 15। आंसर क्या हो जाएगा? 15 डिग्री देशांतर। तो देखिए क्या मैंने बताया, ये आपको याद होना चाहिए भैया। हाँ, 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसको उल्टा लिख लिया, 4 मिनट बराबर 1 देशांतर, या हम कहें फिर 1 मिनट बराबर 1/4 देशांतर। हमसे पूछा कितना गया? 1 घंटा। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 60 मिनट बराबर यहाँ से करके काट दिया, 15 देशांतर, ठीक है ना। तो आप बताएंगे आंसर क्या होगा? 15 डिग्री देशांतर। चल जल्दी जल्दी देखेंगे, काफी क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विषुवत रेखा पर दिन एवं रात कब बराबर होते हैं? कब बराबर होते हैं मतलब तिथियां पूछी गई हैं। आपको कई तिथि दे दी जाएगी और पूछ दिया जाएगा कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर दिन और रात कब आपस में बराबर होते हैं, किस तिथियों को बराबर होते हैं। जैसा कि देखिए क्या बताया था आपको, ये अपना अर्थ है उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। यहां से आपका गया है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, याद हो गया होगा आप लोगों को।
और इसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ की, इसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, है ना, कर्क रेखा। और इसके बाद 23.5 डिग्री अगर हम यहाँ साउथ की बात करें तो इसको क्या कहते हैं, मकर रेखा, है ना, मकर रेखा। साउथ में मकर होती है और नॉर्थ में कर्क होती है। सूर्य कहाँ पे रहता है पूरे वर्ष भर, कर्क तथा मकर के बीच में। तो ये तिथियां याद कर लीजिए भैया, है ना। यहाँ पे विषुवत रेखा पर सूर्य 21 मार्च को सीधा चमकता है। कब, 21 मार्च। फिर उत्तरायण जाता है और उत्तरायण जाने पर यहाँ आते आते 21 जून हो जाता है। फिर नीचे उतरता है विषुवत रेखा की तरफ और यहाँ आते आते 23 सितंबर हो जाता है। कितना, 23 सितंबर, यानी 6 माह लग जाते हैं, 3 इधर और 3 इधर। यानी सूर्य 6 महीने क्या रहता है, उत्तरायण रहता है और 6 महीने दक्षिणायन रहता है। कितना, 6 महीने, 3 महीने ये समय, 3 महीने ये, 6 महीने उत्तरायण है। और फिर क्या करता है, सितंबर से नीचे की तरफ आता है और इसके बाद यहाँ आते आते ये 22 दिसंबर हो जाता है। कितना बेटा, 22 दिसंबर। और फिर मकर रेखा के बाद फिर लौटने लगता है और फिर यहाँ विषुवत रेखा पे 21 मार्च हो जाते हैं। तो 3 और 3 इधर, 6 माह इधर हो गया। तो ध्यान रखिए भैया, यहाँ से ये भी पूछा गया क्वेश्चन कि कब बराबर होते हैं। कब बराबर होंगे, जब यहाँ पे और यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी। तो वो तिथियां कौन सी हैं, एक तो 21 मार्च और दूसरी है 23 सितंबर। आंसर क्या होगा, 21 मार्च एंड 23 सितंबर, ये आपका आंसर हो गया। ध्यान रखेंगे। यहीं से आप देखेंगे कि जब सूर्य 6 महीने उत्तरायण रहता है तो फिर क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने रात होती है। और जब सूर्य 6 महीने दक्षिणायन रहता है भैया, तो उस समय 6 महीने तक उत्तरी ध्रुव पर क्या होती है, रात होती है और यहाँ दिन होता है। यानी 6 महीने के दिन, 6 महीने की रात होती है जब सूर्य ऊपर। अब यहीं से आप देख सकते हैं कि पूछा जाए अगर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा। उत्तरी गोलार्ध बेटा कौन सा है, ऊपर वाला, यहाँ से ऊपर वाला जो है उत्तरी गोलार्ध है। तो कर्क रेखा पे कब है, 21 जून। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर पूछा जाए तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे कैसा, सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन। जब सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून को, तो रात उस दिन सबसे छोटी होगी। ध्यान रखेंगे भैया। इसी तरीके से यहाँ पे अगर पूछा जाए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा भैया, 22 दिसंबर को। तो इस दिन यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में रात कैसी होगी, रात सबसे छोटी होगी। यानी दिन क्या है, दिन सबसे बड़ा है और रात सबसे छोटी। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, समझ में आ गया। कई सारे फैक्ट यहाँ से फैक्चुअल आपको डिटेल जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट करते जाइए जल्दी जल्दी आप लोग। अगला क्वेश्चन भी है, कह रहा है पृथ्वी पर बृहत्तम व्रत कौन सा है। देखिए कह रहा है कि सबसे बड़ा व्रत कौन सा बनता है, जो रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाओं में, इसमें सबसे बड़ा व्रत कौन सा है, कौन सा बड़ा व्रत है, उसको किस नाम से जान लेते हैं। जैसे देखें भैया, अगर हम पृथ्वी को सही बनाएं तो पृथ्वी का आकार कैसा आकार है, पृथ्वी का आकार है जियोड। ना पृथ्वी ओवल है ना व्रत है, पृथ्वी का एक विशेष आकार होता है जियोड, जिसको बोला जाता है ऐसे। यानी कि ध्रुवों पर ये कुछ चपटी होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल एग्जैक्ट अगर कहें 90 तो थोड़ा चपटा होता है, ठीक है ना। तो जब चपटी होती है, यहाँ पर ये जो खींची गई आपकी भूमध्य रेखा 0 डिग्री और पूरी पृथ्वी के चारों तरफ खींची गई, तो सबसे लंबा जो व्रत होता है वो ये भूमध्य रेखा का ही होता है, या विषुवत रेखा, ये सबसे लंबी होती है।
और इसके ऊपर जाते जाएंगे, ऐसे ऐसे जाते जाएंगे, ऐसे ऐसे जाते जाएंगे, तो ये क्या होती चली जाती है, छोटी होती चली जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे छोटी, लेकिन ये वाली जो होती सबसे बड़ा वृत्त होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, कुछ भी आप बोलिए, भूमध्य रेखा। आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि उससे कि क्या देशांतर रेखा नहीं हो सकती सबसे बड़ा वृत्त। एक तो 0 डिग्री जो आया, 0 डिग्री देशांतर, और इसके बिल्कुल अपोजिट में है 180 डिग्री देशांतर। एक 180 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री देशांतर को अगर दोनों को मिलाएं तो क्या बन जाएगा, ऐसे एक वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। क्या ये वृत्त सबसे बड़ा नहीं हो सकता, नहीं। ये क्यों नहीं हो सकता कि यहाँ पे पृथ्वी की जो रेडियस है बेटा वो क्या हो जाती है, ये कम हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी चपटी, और यहाँ पे इसकी रेडियस ज्यादा है, यानी ध्रुवों पे पृथ्वी थोड़ी चपटी है। तो ये जो सर्किल बनता है, वृत्त बनता है, वो इसके कंपैरिजन में छोटा होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा पृथ्वी पर बृहत्तम वृत्त कौन सा होता है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा वाला वृत्त, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो देशांतरों के बीच समय का अंतर, दो देशांतर के बीच समय का अंतर कितना होता है, अंतर अभी बताया बेटा 4 मिनट। आंसर क्या हो गया, 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो देशांतरों के बीच की दूरी, दो देशांतरों के बीच की दूरी, देखिए दो देशांतरों के बीच की दूरी, अभी शायद आपने देखा, पहले बता चुका हूं मैं। देशांतर ये जो होते हैं उत्तरी ध्रुव से जो दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाते हैं, देशांतर कहलाते हैं। और जैसा कि बताया था ऐसे जाते हैं, और ये भूमध्य रेखा है, इसके बाद ये कर्क रेखा है, आर्कटिक वृत्त है, और यहाँ पे मकर रेखा है, अंटार्कटिक वृत्त है ना, ऐसे खींची गई है। तो दो देशांतरों के बीच की दूरी, तो दो देशांतरों के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है, यानी विषुवत रेखा पे सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाते हैं इनकी दूरी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो अगर विषुवत रेखा पे पूछी जाए तो 111.3 किलोमीटर, ध्रुवों पे पूछी जाए तो 0 किलोमीटर, है ना। तो ये बदलती रहती है। तो विषुवत वहां दिया जाएगा क्वेश्चन में, दो देशांतरों के बीच की दूरी विषुवत रेखा पे कितनी होती है या ध्रुवों पर कितनी होती है, तो आप इन दोनों को याद रखिए और आप समझिए। देखिए दूसरा मैंने बताया था कि भूमध्य रेखा के आसपास के अक्षांशों को निम्न अक्षांश कहते हैं, और इधर उच्च अक्षांश होते हैं, क्योंकि इधर 90 है, फिर 89 है, 88 है, और यहाँ 1 2 3 ऐसे डट 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 चलते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी 1 2 3 चलता है, और यहाँ 90 89 88 ऐसे चलते हैं। तो देखते हैं बेटा इधर तरफ संख्या ज्यादा है, इधर तरफ कम है। तो विषुवत रेखा के आसपास के जो अक्षांश होते हैं उनको क्या बोलते हैं, निम्न अक्षांश, अक्षांश, ध्यान रखिए। और ऊपर के जो अक्षांश होते हैं ध्रुवों की तरफ, इधर या इधर, इसको बोलते हैं उच्च अक्षांश, 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 ध्यान रखिएगा भैया, उच्च अक्षांश। यानी कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों, ऊपर या नीचे, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों की तरफ जाने पर इनके बीच की दूरी कम होती चली जा रही। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ जाने पर, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या लगाएंगे, घटती जाती है, ऊपर जाने पर या उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। शायद आंसर मिल गया होगा, आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा को, भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, कौन सी नदी
2 बार काटती है भूमध्य रेखा को, क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग बताइए। दूसरा क्वेश्चन और दिया हुआ है, मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो याद रखें, बताइए। तो अफ्रीका एक देश है कांगो, तो अफ्रीका की नदी है कांगो। कांगो नदी क्या करती है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और याद रखें, ये भी अफ्रीका की नदी है, लिम्पोपो नदी, ये किसको 2 बार काटती है? मकर रेखा को। तो याद रखिए, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और मकर रेखा को कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने देशांतर पर है? कितने देशांतर को कहते हैं? तो तिथि रेखा बेटा पूछा गया, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तो आंसर क्या होगा? 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री के जो अपोजिट होती है ना, 0 डिग्री वाली समय रेखा और 180 वाली क्या बताती है? तिथि बताती है, तो तिथि रेखा हो गई। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अश्व अक्षांश कितने अक्षांशों पर स्थित होता है? कितने अक्षांशों पर स्थित होता है? बताइए। अक्षांश पर टिप्पणी भी लिखने को आती है, अक्षांश किसे कहते हैं? तो देखिए, एक बार यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ये बेटा नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से उत्तरी तथा दक्षिणी भाग में यहाँ पे 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री, ये नॉर्थ, 30 से 35, और 30 से 35 साउथ। 30 से 35 नॉर्थ तथा 30 से 35 साउथ, ये जो अक्षांश हैं, इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश। 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री, और यहाँ लिखते हैं नॉर्थ प्लस साउथ। क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश की खास बात क्या होती है? यहाँ बेटा वायुदाब जो होता है बहुत अधिक होता है, यानी वायुदाब जो होता है, प्रेशर जो होता है बहुत अधिक होता है। वायुदाब उच्च होता है। कैसा होता है? प्रेशर कैसा? उच्च होता है, वायुदाब उच्च होता है। एक कहानी है कि पुराने जमाने में क्या होता था, यूरोपियन कंट्री ऑस्ट्रेलिया वगैरह से या भारत से व्यापार करते थे, तो अपने जहाज़ों के साथ ऐसे आयात करते थे, अफ्रीका को पार करते, केप ऑफ गुड होप होते हुए। तो जैसे जैसे यहाँ पे उनकी नाव आती थी 30 से 35 डिग्री के बीच, तो वो नाव दबने लगती थी। और उस समय वो लोग क्या करते थे? घोड़ों का व्यापार करते थे, तो नाव में घोड़े भरे होते थे। जैसे ही वो दाब अधिक होता था तो नाव डूबने लगती थी, तो व्यापारी क्या करते थे? 1-2 घोड़े निकालकर समुद्र में फेंक देते थे। इससे क्या होता था? वजन कम हो जाता था नाव का, दाब कम हो जाता था, तो नाव ऊपर आ जाती थी। जब ऊपर आ जाती थी तो वो आराम से निकल जाते थे। जब घोड़े फेंके जाते थे, इसीलिए इसका नाम घोड़े से ही संबंधित रख दिया गया, अश्व अक्षांश। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा ज़्यादा होती है और ऊपर स्थल की भाग ज़्यादा होता है। उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध भी बोला जाता है, दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध भी बोलते हैं, जल का भाग ज़्यादा होता है। तो ये जो प्रबल कहाँ होता है अक्षांश? मुख्यतः दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा प्रबल होता है, उत्तरी गोलार्ध में कम प्रबल होता है। ठीक है, तो आपको
कहा गया अस्वच्छांश कितने डिग्री, तो याद रखना 30 से 35, ये नॉर्थ में भी और साउथ में। ये जो एक उच्च वायुदाब पेटी, कैसी पेटी है, उच्च वायुदाब, उच्च वायु दाब की पेटी जो है इसको बोला जाता है। ध्यान रखेंगे भैया, है बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, बताइए क्या है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। सबसे बड़ा दिन कब होता है, अभी बताया था 21 जून को। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब बताया, 22 दिसंबर को, है ना। 21 जून को कर्क रेखा भारत पर होती है, 22 दिसंबर को कहाँ होती है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मकर रेखा पर शुरू होता है, ठीक है ना। तो ये और दो डेटें बताई थी जब विषुवत रेखा पे होता है, विषुवत रेखा जल्दी जल्दी आप बता दीजिए कब, 21 मार्च और 23 सितंबर, याद होनी चाहिए ना भैया। ओके, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भारत का समय, भारत का समय जीएमटी से कितने घंटे आगे है, आगे है, तो आगे है, पीछे है, बराबर है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो कितने घंटे, 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट, इतना क्या है हमारा समय जो है भारत का आगे। क्यों, क्योंकि भारत जो स्थित है वो 82.5 डिग्री कौन से, पूर्वी देशांतर पे है ना। तो 82.5 और एक देशांतर बराबर 4 मिनट। जैसे देख लेते हैं अभी, एक आप फार्मूला याद रखेंगे, क्या फार्मूला याद रखेंगे, डिग्री गुणे 4/60 बराबर घंटा। कुछ नहीं है, देखिए 1 डिग्री बराबर कितना समय बताया था, 4 मिनट। और जब मिनट को हम क्या करते हैं, घंटे में बदलना होता तो हम क्या कर देते, 60 का भाग देते तो मैं घंटा निकल आता, कुछ भी इसमें नहीं। ऐसे ही अगर भारत किसी का भी पूछा जाए, जैसे हम भारत का निकाल लें, तो भारत का कितना डिग्री है, 82.5 यानी 82.5, और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के, तो 82.5 में क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे, और जब 4 का गुणा करेंगे तो बेटा ये कितना आएगा, 330, ये मिनट आ गया। और 330 मिनट है, और मिनट को अगर घंटे में बदला जाए तो क्या करें, 60 से भाग दे दें, और जब 60 से भाग दे देंगे तो 56 और 56 यानी कि इतना 5.5 घंटा। और बेटा ये ईस्ट में है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, क्या किया, 82.5 लिखा, देखो डिग्री की जगह 82.5, 4 का गुणा कर दिया, और इसको समय में बदलने के लिए ये डायरेक्ट यहाँ आप 60 ना करके यहाँ भी कर सकते थे। जैसे मैं इसको साफ कर दूं, आपको इसमें रख के दिखा दूं, और बटे अगर हम यहाँ 60 कर दें और तो हमारा समय निकल आएगा घंटे में। तो देखो इसको गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 330 और बटे 60 काटेंगे, फिर ये 5.5 घंटे आ गया। देखिए आ गया आंसर, तो 5.5 घंटे आगे होता है। मान लिया इसी की जगह कोई भी पूछ दिया जाए कि कोई देश है, सुनिए कोई देश है 30 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, 30 डिग्री देशांतर पर स्थित है, देशांतर पर स्थित है, और तो वो उसका समय कितने घंटे आगे होगा या पीछे होगा। तो अगर आप यहाँ कह दिया 30 डिग्री देशांतर ईस्ट पर है तो वहां पे कितने घंटे आगे होगा ग्रीनविच से। तो देखिए क्या करें, डिग्री की जगह कितना रखते हैं, 30 और गुणे 4/60 यानी कि 2 घंटे। समझ में आया, तो वो देश का जो समय होगा यानी कि जो 30 डिग्री देशांतर ईस्ट पे है वो 2 घंटे आगे होगा, किससे, ग्रीनविच मीन टाइम या लंदन से। अगर यहीं पे कह देता ईस्ट की जगह वेस्ट कर देता तो वेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे कुछ नहीं करते, यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाता। तो जीएमटी से वो 2 घंटे कम होता। जैसे जीएमटी पे उस समय 12 बजा है तो 30 डिग्री वेस्ट में जो देश है उसमें कितना समय होता है, 10 बजा होता है उस समय। ठीक है ना, तो ये आप याद रख सकते हैं, कितना भी पूछा जाए तुरंत आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर शायद आपको मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस महाद्वीप से
से कर्क, मकर तथा भूमध्य तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कहता किस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर तथा भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं। तो एक ही ऐसा महाद्वीप है भैया, उसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से क्या होता है कि तीनों रेखाएं आपकी गुजरती हैं, कर्क, मकर और विषुवत रेखा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेरिंग जलडमरू मध्य। बेरिंग जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य से कौन सा अक्षांश गुजरता है? कौन सा अक्षांश गुजरता है? तो आपको आंसर पता होगा। बेरिंग जलडमरू मध्य अलास्का तथा रूस के बीच में, यानी कि ये प्रशांत महासागर के ऊपर, मैप पे देखेंगे तो प्रशांत महासागर का ऊपरी भाग है ना, अलास्का और रूस के बीच में बेरिंग, तो वहां से गुजरती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या 180 डिग्री देशांतर रेखा, यहीं से गुजरती बेरिंग जलडमरू मध्य से, जो आगे न्यूजीलैंड और फिजी के पास मुड़ी है। एक तो ये 3 जगह से मुड़ी हुई है, एक तो हो गया बेरिंग जलडमरू मध्य, दूसरा न्यूजीलैंड और तीसरा होता है फिजी, ये द्वीप, यहाँ से ये रेखा मुड़ी हुई है। कौन सी? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये या 180 अंश देशांतर। कहाँ से गुजरती है? बेरिंग जलडमरू मध्य से गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रीनविच किस देश में स्थित है? देश में, तो आंसर क्या होगा? यूके, यूनाइटेड किंगडम, लंदन। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? फिर से वही क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से गुजरती है? जल्दी से बताइए। तो आंसर क्या होगा? प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? बताइए क्या आंसर होगा? तो 8 राज्यों से। 8 राज्यों से। कौन कौन से देख लीजिए जल्दी से। सबसे पहले कौन सा राज्य? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्य हो गए? 8। इन 8 राज्यों से होके कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा आपकी गुजरती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? भारत में सबसे बड़ा दिन किस तिथि, यानी सूर्य कब कर्क रेखा पे गुजरता है, कर्क रेखा पर सीधी किरणें डालता है? तो 21 जून। आंसर क्या होगा? 21 जून। और इस दिन भारत में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। अगला क्वेश्चन है विषुवत रेखा पर सूर्य कब लंबवत होता है? तो अभी बताया 21 मार्च और 23 सितंबर। ये कब? विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर। और मकर रेखा पर 22 दिसंबर को
मकर रेखा पर होता है। ठीक है, यानी भारत में सबसे बड़ा दिन 21 जून और तो तथा इसी दिन सबसे छोटी रात होगी। भूमध्य रेखा पे कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। यहाँ पे सबसे बराबर दिन और बराबर रात होगी, 2 तिथियां याद रखिए, और मकर रेखा पर ये। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 0 डिग्री देशांतर तथा 0 डिग्री अक्षांश एक दूसरों को कहां पर काटते हैं? अच्छा क्वेश्चन। 0 डिग्री देशांतर तथा 0 डिग्री अक्षांश रेखा एक दूसरे को कहां पर काटती है? एक दूसरे को कहां पर काटती है? तो देखिए आंसर क्या होगा, कहां पे काटती हैं? गुयाना की खाड़ी में, गुयाना की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ गुयाना। और ये कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। जब आप अफ्रीका देखेंगे, जो अफ्रीका ऐसे करके बनाएंगे, तो यहाँ पे अगर आएंगे, ये यहाँ पे जो खाड़ी है इसको गुयाना की कहते हैं, गल्फ ऑफ गुयाना। ये अफ्रीका अगर महाद्वीप आप मान लें, तो यहाँ पे जो है ऊपर से जो आती है वो यहाँ पे ये आती है, और इधर से ये 0 डिग्री या भूमध्य रेखा जाती है, और दूसरे एक दूसरे को यहाँ काटते हैं। और यहाँ पे ये जो सागर भरा हुआ है अटलांटिक महासागर है, ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है ना, तो कहाँ पे काटती है? गुयाना की खाड़ी में या अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को काटती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है किस महासागर में काटती है, तो महासागर पूछा जाए तो अटलांटिक महासागर। ठीक है, जैसा भी आंसर दिया जाए, गुयाना की खाड़ी दिया तो गुयाना। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को 2 भागों में कौन सा देशांतर काटता है? उत्तरी अमेरिका के मध्य से कौन सा देशांतर इसको 2 भागों में बांटता है? 2 भागों में बांटता है, बताइए। बहुत पूछा गया आंसर, बहुत क्वेश्चन पूछा गया। कौन सा महासागर, कौन सा देशांतर है? देशांतर की बात कर रहा बेटा, तो याद रखें 100 डिग्री देशांतर, 100 डिग्री देशांतर रेखा इस क्या करती है? इसको 2 भागों में बांटती है, उत्तरी अमेरिका को ऊपर से गुजरती है ऐसे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? ये पूछा जाता है कि कनाडा तथा यूएसए को कौन सी अक्षांश रेखा अलग करती है? अब देखिए यहाँ अक्षांश रेखा कह रहा हो, कहाँ? यूएसए और कनाडा। तो आप याद रखेंगे 49 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत का मुख्य स्थलीय भाग भूमध्य रेखा से कितने अक्षांश दूर है? दूर है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया। क्या आंसर बताइए आप लोग फटाफट। भारत का मुख्य स्थलीय भाग भूमध्य रेखा से कितने ऊपर है? कितने डिग्री अक्षांश ऊपर है? जैसे हम ये भूमध्य रेखा कर दें और ये आपकी कर्क रेखा है, और ये भारत है, और यहाँ अंडमान निकोबार ऐसे, तो आप बताना है। तो देखिए यहाँ से पूछा गया ये कितनी दूरी पर है, कितने अक्षांशों पे। तो भारत का जो दक्षिणतम विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट
कितना 8 डिग्री 4 मिनट, और उत्तरी अक्षांश से भारत प्रारंभ होता है 8 डिग्री, और कहाँ पे ऊपर पहुंचता है, ऊपर पहुंच जाता है 37 डिग्री 6 मिनट। अगर भारत का अक्षांशीय विस्तार बोला जाए, अक्षांशीय विस्तार कि किस किस अक्षांश के बीच में स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। तो शुरुआत कहाँ से होती है, 8 डिग्री, यानी कि यहाँ 0 है और ये 8 डिग्री 4 मिनट कितनी दूरी पर है, तो इसका आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट। इतने अक्षांश की दूरी है भारत की भूमध्य रेखा से, ठीक है। और ये ग्रेट निकोबार जो है वहां पे ये बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय भारत के किन राज्यों से जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। भारत की मानक अक्षांश रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, किन राज्यों से गुजरती है। अगर हम इसको ऐसे कहें कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है जहां से भारत का मानक समय लिया गया, ये भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा तो अभी बता दिया 8 राज्यों से जाती है, लेकिन ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर होगा 5 राज्य। कौन से 5 राज्य। सबसे पहले ऊपर क्या है, यूपी, फिर एमपी, इसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कितने हो गए, 5। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ऐसे ऊपर से गुजरती है। कर्क रेखा तो आपको पता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, वो कर्क रेखा की बात हुई। ये भारत की मानक अक्षांश रेखा है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है। कितने राज्यों से, यहाँ यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र, 5 राज्य। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ठीक है। जहां से भारत का मानक समय लिया गया है, जो इलाहाबाद के मिर्जापुर के पास से जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रांची शहर कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है। बहुत बार पूछा गया है, रांची शहर कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है। तो देखिए रांची शहर कहां पे स्थित है, रांची कर्क रेखा पर स्थित है, कर्क रेखा पर। और कर्क रेखा कितना अक्षांश है, 23.5 डिग्री। क्या नॉर्थ या साउथ, नॉर्थ। आंसर क्या होगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ। अगला क्वेश्चन, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। क्वेश्चन है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। अभी बताया था 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। मतलब अगर पूछा जाए इतना, ये विस्तार है देशांतरीय विस्तार, अर्थात हम कह सकते हैं 29 डिग्री और 18 मिनट के आसपास निकलता है जाके। तो यहाँ पे आंसर आपका ये हो जाएगा 29 डिग्री 18 मिनट। और वहीं अगर पूछ दिया जाए कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो अक्षांशीय विस्तार, भारत का ये देशांतरीय विस्तार है, अगर अक्षांशीय विस्तार कह दिया जाए, अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का, तो वो भी 29 डिग्री 2 मिनट, ये है अक्षांशीय विस्तार। यानी भारत के पूरब से पश्चिम के बीच लगभग 29 डिग्री 2 मिनट का
यानी कि अक्षांश विस्तरित है। और इसी तरीके से देशांतर की बात की जाए तो ये इतना है, ठीक है ना। इस तरह से बहुत से पेपरों से, प्रैक्टिस सेट से मैंने क्वेश्चंस आपके लिए निकाल के रखे थे, ठीक है ना, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इन सब को देखिए और लगाइए। अगर आपने इसमें से 80% के भी आंसर सही बताए होंगे तो आप समझ लीजिए आपकी तैयारी ठीक ठाक है। लेकिन और आगे के लिए प्रयास करते रहिएगा। तो आगे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे फिर से। चलिए, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए आप लोग।